नमस्कार जी। आज हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन 3D के बारे में। मेंसुरेशन 3D में 90 से 95% स्टूडेंट की समस्या क्या होती है कि सर हमको फार्मूले कभी याद नहीं होते। तो उन फार्मूलों के याद होने की वजह क्या है कि आपने हमेशा फार्मूले रटे हैं, कभी समझा नहीं कि ये फार्मूले बनते कैसे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं उस पर आज कि फार्मूले कैसे बनते हैं। अगर आपने एक बार ये समझ लिया कि फार्मूले का बेसिक क्या है, ये कैसे बन रहे हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कभी मेंसुरेशन 3D को नहीं भूलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम प्रिज्म और पिरामिड से, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको, प्रिज्म और पिरामिड, ये दो चीज़ें आपको पढ़नी है। पूरे मेंसुरेशन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और वो क्या है, एक प्रिज्म और दूसरा पिरामिड, ठीक है। प्रिज्म और पिरामिड पे पूरा मेंसुरेशन आपका 3D टिका हुआ है, ठीक। तो इन दो चीज़ों को अगर अच्छे से समझ गए तो आप पूरी मेंसुरेशन 3D को समझ गए, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आप गूगल करेंगे तो प्रिज्म की ढेर सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन वो डेफिनेशंस आपके वनडे एग्ज़ाम की किसी काम की नहीं होगी। तो एक सरल भाषा में हम देखते हैं कि प्रिज्म होता क्या है, ठीक। समझे, ऐसी कोई भी आकृति जिसका बेस और टॉप, समझ पाए, इस चीज़ को क्या बोलेंगे, बेस आधार, ठीक, टॉप शीर्ष बोल दो, ठीक है। ऐसी कोई भी आकृति जिसका बेस और टॉप हमेशा सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस थोड़ा सा ये समझना है कि जिसका बेस और टॉप अगर सेम हो तो उसे क्या बोलते हैं, उसे प्रिज्म कहते हैं। अब इसका बेस देखें क्या है, ABC बेस एक ट्रायंगल है, DEF ये भी एक ट्रायंगल है। अब ध्यान रखना ये दोनों सेम होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि ये समबाहु हो और समद्विबाहु हो, ठीक है। अब ये आपके सामने एक क्या है, एक क्यूब है। अब इसका अगर बेस देखें तो एक क्या है, एक स्क्वायर है, समझ पाए। और इसका टॉप देखें तो वो भी एक स्क्वायर है, ठीक। तो इसे भी क्या बोलेंगे, ये भी एक प्रिज्म का एग्जाम्पल है, इस बात को समझ पाए। अगर आप एक सिलेंडर देखें, ठीक है, तो सिलेंडर में देखो बेस क्या है, वो भी एक सर्कल है, और टॉप क्या है, तो वो भी एक सर्कल है। तो इन दोनों का बेस और टॉप दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक प्रिज्म है, इस बात को समझ पाए। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि एक क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में देखो ये बेस जो है वो एक रेक्टेंगल है और टॉप ये भी एक रेक्टेंगल है। तो बेस और टॉप ये दोनों सेम है, तो ये भी क्या है, एक प्रिज्म है। यहाँ तक समझ पाए चीज़ें। तो एग्जाम्पल भी हमने वही लिए हैं जो हमको पढ़ने हैं, ठीक है। बेफालतू के इधर उधर के एग्जाम्पल लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक। अब समझते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में, ठीक है। अगर हम इसके आयतन की बात करें, प्रिज्म का आयतन, तो वो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, इस बात को समझ पाए। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो हमारा क्या होता है, बेस एरिया इंटू का हाइट। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब जैसे ये बेस हमारा ट्रायंगल है तो इसका एरिया इंटू हाइट, हाइट हमारी ये है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। अब समझते हैं LSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। इसी को हिंदी में क्या बोल देते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। वो क्या होता है, अब सबसे पहले तो समझते हैं कि वक्र पृष्ठ क्या होता है। वक्र पृष्ठ का मतलब हुआ कि टॉप और बेस इन दोनों का एरिया अगर हम छोड़ दें तो बाकी घुमावदार एरिया जो भी हुआ वही हमारा क्या है, लेटरल सरफेस एरिया है। जैसे इस ऑब्जेक्ट को देखें, इसमें टॉप और बेस इन दोनों का एरिया अगर हटा दें तो ये चार सरफेस जो बचे ना, एक पीछे है, एक जस्ट आगे, एक इधर और एक लेफ्ट, ठीक है। तो ये चारों सरफेस बचे, इनका जो एरिया होगा वही क्या है, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। घुमावदार एरिया जो होता है वो हमारा होता है वक्र पृष्ठ, इस बात को समझ पाए। अब देखें ABED ये हमारा क्या है, ये एक रेक्टेंगल होगा। कैसे होगा, इस ऑब्जेक्ट को अगर आप देखें तो ये हमारे क्या बनना है, ये रेक्टेंगल ही तो बनना है, समझ पा रहे। चीज़ों को 3D में विजुअलाइज करना पड़ेगा, तभी मेंसुरेशन आपकी मजबूत हो पाएगी, ठीक है। ये तो आपका ऑब्जेक्ट 2D है इसलिए आपको तिरछा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली वो है क्या, एक्चुअल में ये इस टाइप का बना हुआ है जो कि क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसमें हमारी चौड़ाई C दी गई है और ऊंचाई या फिर लंबाई वो क्या है, H है।
समझ पाए। ऐसे ही रेक्टेंगल है कि ये बनेगा कौन सा, ए सी एफ डी। ये भी हमारा एक रेक्टेंगल है जिसमें चौड़ाई बी है, लंबाई एच है। और एक रेक्टेंगल कौन सा बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा जस्ट पीछे, उसको देखने की कोशिश करना कौन सा होगा, बी सी एफ ई। इस बात को समझ पाए, बी सी एफ ई, जिसमें चौड़ाई आपकी होगी ए और लंबाई क्या होगी, लंबाई होगी आपकी एच। इस बात को समझ पा रहे हैं। 3D में विजुलाइज करना है बस। तो देख लेते हैं इनके एरिया क्या होंगे। अगर हम बात करें ए बी ई डी, इसका एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि सी इंटू एच लिख सकते हैं। आगे फिर देख लो, ना समझ आया हो तो। अगर हम रेक्टेंगल ए सी एफ डी इसकी बात करें तो एरिया क्या होगा, बी इंटू एच, तो लिख सकते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस। अब हम जो पीछे की तरफ बन रहा है एक, उसको देखें बी सी एफ डी, इसका एरिया क्या होगा, एक भुजा ए है और एक भुजा एच है, तो क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एच। यहाँ तक कोई समस्या, चलिए देख लेते हैं। तीनों से अगर देखें आप तो तीनों जगह से आपके पास एच कॉमन आ रहा है, तो हम एच बाहर ले लें। बचा क्या है यहाँ से, देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी, तीन बचेंगे। अब ए प्लस बी प्लस सी, इस चीज़ को अगर आप गौर से देखें तो आप देखेंगे कि ये तो ट्रायंगल की साइड्स हैं, और साइड्स को अगर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, परिमाप बनता है। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, आधार का परिमाप इंटू एच क्या थी, एच हाइट थी, तो उसको लिख दें ऊंचाई। समझ पाए। एल की बात अगर हम करें तो हमारे पास क्या है कि सर एल होता है आधार का परिमाप पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। ये चीज़ समझ में आई, कैसे आई। चीज़ों को आपको थोड़ा 3D में देखना पड़ेगा, ठीक है, चीज़ें तभी एकदम से क्लियर हो पाएंगी। क्योंकि मेंसुरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग चीज़ों को 2D में ही सोच के चलते हैं, लेकिन सोचना किस में है, 3D में देखना है। 3D में विजुलाइज करेंगे तो एकदम पिक्चर एक्यूरेट आपके सामने होगी, फिर आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अभी आपको ऑब्जेक्ट दिखाया, अब ऑब्जेक्ट में देखो रेक्टेंगल सीधे एकदम स्पष्ट नज़र आ रहे होंगे, लेकिन 2D में वही देखेंगे तो 2D में आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये रेक्टेंगल कैसे बन रहे हैं, तीसरा तो दिख ही नहीं रहा है। समझ पाए। तो 2D में समस्या यहीं पे हो जाती है कि चीज़ें दिखती नहीं, जो चीज़ें एक्चुअल होती हैं वो नज़र आती नहीं। इसीलिए आपको विजुलाइज अच्छे से करना है। अगर विजुलाइज करना सीख गए तो 3D में समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। क्योंकि जो हाई लेवल के, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो बनते हैं ना, उनमें विजुलाइज करना पड़ता है। अगर अच्छे से विजुलाइज कर लिया तो आप निकाल पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया। अगर हम बात करें संपूर्ण पृष्ठ, देखो टोटल, जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है टोटल, इसका मतलब क्या हुआ, आपने जब LSA लिखा तो LSA में देखो घुमावदार एरिया तो ले लिया था हमने, टॉप छोड़ दिया था और बेस छोड़ दिया था, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जब भी टोटल लिखेंगे तो टॉप और बेस दोनों का एरिया ऐड कर देंगे, ठीक है। अब समझें, अगर हम बात करें कि बेस का जो एरिया होगा वही किसका होगा, टॉप का होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये हमेशा सेम मिलेंगे आपको, ठीक। तो हम क्या करें कि वक्रपृष्ठ का एरिया, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, उसमें अगर हम ऐड कर दें आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, आधार का क्षेत्रफल अगर ऐड किया तो टॉप भी तो बचा है। अब ये दोनों सेम है तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपके पास संपूर्ण पृष्ठ का जो एरिया आ जाएगा वो हमारे पास क्या आता है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि जो निकाला है। या तो सीधे आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल, या आप LSA निकाल चुके हैं तो LSA को डायरेक्ट रखें, प्लस आधार और टॉप बचा था वो लिख दें, या फिर लिख सकते हैं 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, बिकॉज ये दोनों आपके सेम हैं। इस बात को समझ पाए। तो ये तो हो गए इनके कुछ फार्मूले, ठीक है, कि आयतन का क्या होता है ये समझ लिया, आयतन क्या होता है, वक्रपृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। अब इन्हीं से आपके मेंसुरेशन 3D में जो घन घना बेलन बनेंगे ना, इन्हीं सबसे फार्मूले आएंगे, ठीक है। कैसे आएंगे वो देखते हैं। चलिए अब समझते हैं पिरामिड के बारे में। पिरामिड क्या होता है, तो पिरामिड को भी अगर आप गूगल करेंगे तो आपकी ढेर सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन हमको डेफिनेशन वो समझनी है जिससे कि आपके फॉर्मूले बन पाएँ, वो बनने में सरलता हो, ठीक है। तो गूगल की डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, उन डेफिनेशंस का कोई काम नहीं, ठीक। तो समझते हैं क्या है। ऐसी कोई भी आकृति जिसका बेस तो कुछ भी हो सकता है, कोई पॉलीगन हो सकता है, सर्कल हो सकता है, ठीक है, लेकिन उनकी जो तिर्यक कोरें हों वो एक एपेक्स पे जाके मिलती हैं, इसको आप एपेक्स बोल सकते हैं या फिर टॉप, शीर्ष। इस बात को समझ पाए। तो देखो
ये ए बी सी हमारा बेस है जो कि एक ट्रायंगल है। अब ध्यान देना, ए डी ये हमारी क्या है, इसको बोलेंगे स्लांट एज, तिर्यक कोण। ठीक है, स्लांट एज कौन कौन सी हो जाएगी, देखो ए डी हो जाएगी। अगर हम बात करें डी सी, सी डी भी एक स्लांट एज है, इस बात को समझ पाए। बी डी, बी डी भी हमारी क्या है, ये भी एक स्लांट एज है। ठीक है, अब ध्यान देना, ए सी के मिड पॉइंट पे जाके जो ये वाली लाल वाली हाइट जो मिल रही है ना, इसे आप क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। स्लांट हाइट को डिनोट किससे करते हैं, एल से। बोलेंगे क्या, तिर्यक ऊंचाई। डिनोट किससे करेंगे, एल से। ठीक है, तो ध्यान देना, डी ई, डी ई हमारी क्या है, तिर्यक ऊंचाई है जो कि ए सी भुजा पे मिल रही है। अगर हम बी सी भुजा पे बात करें तो उसको भी कोई नाम दे सकते हैं, मान लो डी एफ हो जाएगी। ठीक है, अगर पीछे वाली ए बी भुजा है उस पे जाके मिलेगी तो उसको क्या दे सकते हैं, उसको भी कोई नाम दे दो। ठीक है, मान लो एच है तो डी एच हो जाएगी। तिर्यक ऊंचाई समझ पाए ना, कैसे, देखो तिर्यक ऊंचाई को अच्छे से समझते हैं, कैसे, 3D में विजुलाइज करने की कोशिश करना, और ये 90 डिग्री कैसे बनना है उसको भी बताते हैं। चलिए, अब सपोज करिए आप एक रूम में बैठे हुए हैं, ठीक, और रूम का जो आपका फर्श है वो आप मान लीजिए कि वर्गाकार है। ठीक, जो एक स्क्वायर बनाता है, आपकी लंबाई चौड़ाई दोनों आपकी जो है वो सेम है। ठीक, अब आपके रूम में एक फ़ैन भी होगा, जो फ़ैन लगा होता है वो ठीक मिड में लगा होता है, इस बात को समझ पाए। तो आपको क्या करना है, फ़ैन में एक रस्सी बांध के जहाँ फर्श और दीवार मिलती है तो वो आपकी एक लाइन होती है, उस लाइन पे जाके आपको रस्सी बांधनी है। कहाँ से, एक फ़ैन से। ठीक, जब आप इस रस्सी को फ़ैन से टाइट बांधेंगे फर्श पे, वहाँ जाके फर्श और दीवार के जहाँ एंड पॉइंट होते हैं वहाँ जाके अगर बांधेंगे तो ध्यान रखना ये सबसे ज़्यादा टाइट कहाँ होगी, सबसे ज़्यादा टाइट होगी मिड पे जाके। इस बात को समझ पाए, ट्राई करके देखना है। ठीक, अगर आप मिड से थोड़ा राइट या थोड़ा लेफ़्ट खिसकाएंगे तो वो टाइट नहीं होगी, टाइट कहाँ पे होगी, हमेशा मिड पे जाके। ठीक, अब इसका एंगल की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना, पंखे से ये रस्सी जब भी बांधेंगे तो ये वाला एंगल जो होगा, ये हमने ये एंगल नहीं बताया, ये वाला नहीं बताया, ये तो झुकाव होगा। ये वाले एंगल की बात करें, ठीक है, तो चाहे वो ऐसा कर लो चाहे ऐसा, हमेशा ये कौन सा बनेगा, ये एंगल जो बनेगा वो 90 बनेगा हमेशा। ठीक, अब अगर मेन हाइट की बात करें तो देखो, मेन हाइट भी जब पंखे से आप रस्सी बांधेंगे तो फर्श पे ठीक बीच में जाके अगर मिलेगी, फर्श पे अगर ठीक बीच में मिलेगी तभी जाके वो डोरी टाइट होगी बिल्कुल। ठीक है, तो मेन जो हाइट है आपकी ये डी से जी पे जो मिल रही है ना, ये भी मिड पॉइंट पे जाके 90 का बनाएगी। अब 90 का बनाएगी इसमें तो आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ठीक सीधा आपको मिलेगा। ठीक है, तो 90 का इसको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ठीक मिड पे है वो आपको नहीं समझ आ रहा होगा, तो उसको भी समझने के लिए क्या है, अगर बिल्कुल टाइट रस्सी करेंगे ना आप तो वो ठीक मिड पे ही जाके होगी। ठीक, अगर आपने इधर उधर की तो वो बिल्कुल टाइट नहीं होगी। इस बात को तो समझते हैं। ये जो मेन हाइट होती है डी जी, ये भी ठीक जाके मिड पे जाके मिलती है। ठीक है, तो डी जी हमने मान ली ये जो है मेन हाइट है, डी जी हमारी क्या है, मेन हाइट, इसको नाम दे सकते हैं ऊंचाई। ठीक है, डायरेक्ट ऊंचाई लिख दो तो आपको समझ आई। स्लांट एज क्या है, स्लांट हाइट क्या है और मेन हाइट क्या है, इन बातों को समझ पाए। ठीक, अब देख लेते हैं इनके फॉर्मूले। अगर हम आयतन की बात करें, आयतन हमारा होता है कितना, 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू का ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब क्या है, मेन हाइट। ठीक है, वॉल्यूम की बात अगर करें, वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। इस बात को समझ पाए। अब यहाँ पे अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया की बात करें जो कि क्या होगा, वक्रपृष्ठ, तो वो समझें, ध्यान से समझना। ट्रायंगल ए सी डी, ये एक मेरा ट्रायंगल बनेगा। अगर हम बात करें ए सी डी, ए सी डी में देखना ट्रायंगल कौन सा है, ए सी डी, इसमें जो डी ई है, डी ई ये हमारा हाइट का काम करेगी। ठीक है, और जो बेस होगा उनको हम मान लेते हैं कि मान लो ये भुजा ए है और ये
बी है और ये मान ली हमने सी है। तो देखो बेस का काम क्या करेगी, ई। इस बात को समझ पाए। और दूसरा ट्रायंगल देखना, ट्रायंगल बी सी डी। ट्रायंगल बी सी डी में देखना हाइट अगर हम देखें तिर्यक ऊंचाई, तो डी से मान लो इस पॉइंट में मिला के एफ मिला सकते हैं। ये भी क्या हो जाएगी, एक तिर्यक ऊंचाई, और इसका बेस क्या होगा, बी। ठीक। अब ट्रायंगल पीछे वाला एक देखना जो कि बनेगा ए बी डी। इस बात को देख पा रहे, ए बी डी। इसके अगर हाइट की बात करें तो हाइट हमारी वही तिर्यक ऊंचाई जो कि हमारी एफ है, तो मान लेते हैं पी है। ठीक, जो कि क्या है, एल। अगर हम इसके बेस की बात करें तो वो क्या होगा, सी होगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब देखो हमको 3 फलक मिले, एक तो ए सी डी ट्रायंगल, एक बी सी डी ट्रायंगल और एक पीछे वाला जो है ए बी डी ट्रायंगल। ठीक है, देख पा रहे हैं ना। वक्र पृष्ठ का मतलब यही तो होता है, चारों तरफ का जो भी होगा उनका हमें एरिया लेना है। बेस और टॉप छोड़ दिया जाता है, टॉप का तो इसमें कोई मतलब नहीं, बेस ट्रायंगल बनना था उसको हमें लेना नहीं है। ठीक, तो देखो ऐसा त्रिभुज जिसकी हाइट एल है, बेस क्या है ए, तो एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इस बात को समझ पाए। दूसरे का देख लो, 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट हमारी एल बनेगी सब में, प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है एल। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। चलिए हमने क्या किया, 1/2 एल तीनों से कॉमन है तो हमने निकाल लिया। बचा क्या, यहाँ से ए, यहाँ से बी, यहाँ से सी। अगर हम कहें कि ए प्लस बी प्लस सी ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो परिमाप है, तीनों साइड्स को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 1/2 इंटू आधार का परिमाप, आधार का परिमाप इंटू एल क्या है, एल को लिख सकते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ये हमारा क्या है, एल एस ए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो उसमें क्या होता है, वक्र पृष्ठ आप निकाल चुके, जो बचा उसको भी ऐड कर दो। तो बेस हमें अभी देखो ए बी सी का एरिया बचा था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एल एस ए प्लस बेस एरिया। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो क्या होता है, वक्र पृष्ठ का एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। इस बात को समझ पाए। तो ये 3 फॉर्मूले कैसे बने आपको समझ आए, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दे के समझना है और नोटबुक साथ रखना। जो भी चीज़ें बता रहे हैं सब आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि मन नहीं लगाना तो ज़िंदगी भर डरते रहोगे, फिर आप कभी भी प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन कर नहीं सकते। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान लगा के समझना, वरना ये चीज़ें सब मोबाइल में ही रह जाएंगी, आप निकाल कुछ नहीं पाओगे। अभी क्या है, आपको केवल बेसिक बताया है क्या, कि केवल पहचान करना कि प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस इन पे भी बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। क्या कि कभी तो कह देता है कि पिरामिड का बेस मान लो एक रेक्टेंगल है, तब क्वेश्चन बनते हैं अच्छे। स्क्वायर पूछ लेता है तब क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। ठीक है, तो पॉलीगन कोई भी दे सकता, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, और आपका पेंटागन हो गया, कुछ भी, हेक्सागन हो गया, बेस कुछ भी दे सकता है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पहले क्या है, इसका बेसिक समझना होगा। तो आपको घन, घनाभ, बेलन, शंकु ये सब पढ़ा दें, उसके बाद इन सबको बाद में कराएंगे, क्योंकि चीज़ों को आप पहले पहचानना सीखें, 3D में विजुलाइज करना सीखें। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। बाकी ये जो 6 फार्मूले हमने लिखाए हैं ना, 3 इसमें पिरामिड में और 3 प्रिज्म में, ये फार्मूले अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इन्हीं फार्मूलों पे बाकी आगे आने वाले जितने भी फार्मूले हैं मेंसुरेशन में वो बनेंगे। ठीक है, तो जब तक ये याद नहीं होंगे और जब तक इनकी क्लैरिटी अच्छे से नहीं होगी, तब तक आप वो समझ नहीं सकते कि बन कैसे रहे हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर याद कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।